जय हिंद। आज हम लोग बिहार के सभी एग्जामों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक लेके आए हैं। इस बुक में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक 2001 से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका PYQ मिल जाएगा। तो किस किस एग्ज़ाम का PYQ मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा BSSC, BPSC, CSBC, DRDO, बिहार सिपाही, बिहार दरोगा, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम इन्होंने बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है सबका इसमें PYQ मिल जाएगा। अगर इस बुक को पूरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी दिया हुआ है, अगर पूरी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के साथ व्याख्या तो यकीन मान के चलिए कि इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा यहीं से रहेगा, ठीक है। इस बुक में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये 10,790 प्रश्न हैं। बहुत सा क्वेश्चन हुआ, ये आपका 10,000 सिर्फ क्वेश्चन प्लस में उन क्वेश्चन के नीचे में बहुत लंबी लंबी व्याख्या दिया हुआ है। चाहे उस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन होता है, BPSC में तो 5 ऑप्शन पूछा जाता है ना, और चारों ऑप्शन का उसमें सटीक और उसका व्याख्या भी दिया है चारों ऑप्शन का। तो अगर इसको यकीन मान के चलिए पूरा पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी भी रहने वाला है, लेकिन हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को ही देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो इस बुक को पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग भारतीय इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक करके मास्टर वीडियो आप लोगों को मिलता जाएगा। बस आप लोगों को जो काम है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। वीडियो जो रहने वाला है वो मास्टर वीडियो रहने वाला है, तो आप धैर्य से पूरा जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को इनका फ़ायदा हो सकता है। तो पहला जो है पाषाण काल स्टोन एज से शुरू है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक नंबर है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु था। तो मनुष्य द्वारा नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण युग में बनाए जाने वाले पशु कौन था? तो ये था आपका कुत्ता था। कुत्ता नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक युग कहा जाता है में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्ज होम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। आगे है नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग करके उपकरण बनाया जाता था। पाषाण काल के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है नवपाषाण काल सबसे विकसित काल माना गया है। इसका समय जो था लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं अल-बरूनी किसकी दरबारी कवि था? अल-बरूनी जो था वो किसकी दरबारी कवि था? तो ये था आपका गजनवी का अल-बरूनी दरबारी कवि था। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, विचारक और इतिहासकार था। यह मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि था। इसकी प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद है, जिसमें 11वीं सदी के सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। आगे हैं पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। पाषाण काल में काटने के लिए जो सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण जो था वो क्या कहा जाता था? गड़ासा कहा जाता था। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था।
इस काल में 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक ही पूरा पाषाण काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये है। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। और नव पाषाण काल जो है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इनको माना गया है। सभी को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें मिलान करना है। इसमें से देख लेते हैं। तो कालीबंगा जो है आपका, ये आपका राजस्थान में स्थित है ना। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। सुरकोटदा जो है भुज, ये भुज कच्छ में स्थित है। कोटदीजी जो है आपका, ये आपका सिंध में स्थित है। और बानावाली जो है आपका, ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे है सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ से मिला है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नान घर जो है वो कहाँ से मिला है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे बड़ा स्नान घर। एक प्रमुख स्मारक है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। इसके मध्य में स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान घर की फर्श पक्की ईंटों से बनी है, जिसमें उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में पानी निकालने के लिए एक नाली बनाई गई है। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान के वक्त किया जाता था। प्रो मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है। आगे ही सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है। सैंधव लिपि की जो लेखन दिशा था वो कौन सी थी। तो ये था आपका दाहिने से बाएं तरफ था। भारत में उपलब्ध प्राचीन लिपियों में सैंधव लिपि को सबसे प्राचीन लिपि माना गया है। इस लिपि में 600 से ज़्यादा अक्षर हैं, परंतु इनमें 64 ही मूल चिन्ह हैं। ये लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र मछली के प्राप्त हुए हैं। आगे हैं हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में, तो ये मिले हैं आपका धोलावीरा में। हड़प्पा के धोलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। आगे हैं निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुए। इनमें से बताना कौन सा हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। तो ये आपका सूती वस्त्र जो है हड़प्पा से नहीं प्राप्त हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल से भौतिक विज्ञान में काम आने वाले अनेक वस्तुएं, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा, तो ये है आपका आहड़। आहड़ पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। वहीं पर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन का भी इसमें सटीक व्याख्या भी दिया हुआ है। आगे हैं हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये लोहा धातु जो था, लोहा धातु के बारे में हड़प्पा के लोग को मालूम नहीं था। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से
20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो हुआ था वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि यहाँ के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में जो हैं वह एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र, शंख का बना बेल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जिनके उपयोग संभवतः फसल को दबाने के लिए किया जाता था। साथ ही गेहूं तथा जौ के दानों का भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। आगे हैं, हड़प्पा के निवासी खाली जगह के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो किसके साथ? तो ये मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पावासी अपना व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जिसकी खोज SR राव ने की थी। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहू शब्द का अभिप्राय जो होते हैं वो सिंधु सभ्यता से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। आगे है 14 नंबर में, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है वो कौन सा है? सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन बंदरगाह है वो कौन सा है? तो ये है आपका लोथल है, लोथल, याद रखिएगा इसको। आगे है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोंद यानी डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो कौन सा? तो यह आपका लोथल में होने का प्रमाण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका बालाथल, यह है आपका बालाथल सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। यह स्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेड़च नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में डॉक्टर VN मिश्र द्वारा की गई थी। इसके संबंधित कुछ राज्य जो हैं इस प्रकार हैं। लोथल जो है आपका गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ जो है आपका पंजाब में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? तो ये आपका कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज जो सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं दृश्यद्वैती नदियों के बीच स्थित थी। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिससे 2 फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल सावधान भी प्राप्त हुए हैं। आगे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। तो किससे मोहर निर्मित हैं? तो ये सेल खड़ी से निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें जो हैं सेल खड़ी से निर्मित थी। कंजली मिट्टी, गोमद, चाट तथा मिट्टी के बनी हुए मोहरें भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुब्बड़ वाला बेल, हाथी, भैंस आदि अंकित है। आगे मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है, दजला फारत नदियों के बीच का उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो है वो है दजला फारत नदियों के बीच की जो है उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरत नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। आगे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो किस जानवर का नहीं है? तो ये आपका गाय का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील यानी कि मोहर पर
बाघ, हाथी, भैंस, गेंडा का तो है अंकन है, जबकि गाय का अंकन नहीं है। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है? तो ये आपका लोथल में है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है जो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। आगे है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये है आपका भोगवा नदी के निकट है। आगे है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती की होती थी तथा भेड़, बकरियां, मवेशी पाले जाते थे। यहाँ के निवासी लाजरवर्दमनी का प्रयोग करते थे जो केवल मध्य एशिया के बतख्वांसा प्रांत में पाया जाता था। आगे हैं सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसको देख लेते हैं। तो लोथल जो है आपका, लोथल कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में, लोथल जो है आपका ये आपका गुजरात हो जाएगा। रोपड़ जो है आपका पंजाब, राखीगढ़ी जो है आपका राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा जो है आपका राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा का अन्वेषण किया। यहाँ से मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की कागाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य यहाँ से मिला है। आगे है निम्नलिखित को सम्मिलित तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करना है। इनमें देखते हैं सिंध जो है आपका कोटदीजी में स्थित है। पश्चिम पंजाब जो है आपका ये आपका सराय खोला में है। दक्षिण बलूचिस्तान आपका किस में है? तो ये है हो जाएगा आपका बालाकोट में। और हरियाणा जो है आपका राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की। सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करने का साक्ष्य मिले हैं। आगे हैं सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो किस धातु का किया गया था? तो ये कांसा का किया गया था। सिंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, जो तांबे और रांगे जो टीन का मिश्रण होता था। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घाघर के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। आगे हैं सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये था आपका विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सिंधव निवासियों की धार्मिक जीवन
में मातृदेवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पंछी व नाग की पूजा के तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे हड़प्पा किस नदी में स्थित है? हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये है आपका पाकिस्तान। वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। आगे हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। किसके बने होते थे? तो ये ताम्र, टीन तथा कांस्य का। ताम्र, टीन तथा कांस्य का। आगे है हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के औजार व हथियार जो था वो ताम्र, टीन तथा कांस्य बने भाले, गदा तथा कुल्हाड़ी होते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मणिके, लकड़ी व मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। आगे है एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल से मिला है? कौन सा स्थल से? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। विशाल स्नानघर के विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। आगे मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो ये जो किया था 1922 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। वहीं मोहनजोदड़ो की स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। आगे निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो कौन सा है? तो ये आपका हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हैं। रेडियो कार्बन चोगदा के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सामान्य समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनवाली आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। आगे है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका? तो यह आपका मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। आगे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं की खेती के लिए, प्रसिद्ध था। हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ जिसको बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो स्थित है से 7000 ईसा पूर्व में लगभग गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में लुहारा देव है, जहां से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके पूर्व चावल की भूमि का प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी प्रयागराज में जो स्थित है से 6500 ईसा पूर्व मिले हैं। आगे हैं सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। पशुपति नाथ जो 3 मुख वाला देवता होता था की मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक सील पर पाई गई। पशुपति नाथ के चारों ओर हाथी, गोंडा, चीता व भैंसा विराजमान हैं।
इन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की उपासना करते थे। आगे सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका लोग लोहे से परिचित थे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पहली तथा प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसकी खोज जो किया था दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधुवासी तांबा, सोना, चांदी, कांसा आदि धातुओं से परिचित थे, किंतु उस काल में लोहे के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 7000 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कृषि की शुरुआत जो संभवतः प्राप्त हुआ है वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। कृषि की प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोज के अनुसार संत कबीर नगर के लहुरादेव स्थल से प्राचीनतम कृषि के प्रमाण 8000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रथम फसल जो था वो जौ थी। आगे है निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। इनमें से जो कालानुक्रम सही है उसको चुनना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा आपका मिस्र, इसके बाद सुमेरियन, इसके बाद हो जाएगा यूनान, इसके बाद हो जाएगा आपका सिंधु घाटी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम जो है लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कालक्रम जो है 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ईसा पूर्व से मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का कालक्रम जो है 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब है वैदिक सभ्यता। इसमें देखते हैं प्राचीनतम वेद कौन से हैं, इनमें बताना है। प्राचीनतम सबसे पुराना वेद जो है कौन से हैं? तो ये है आपका ऋग्वेद है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,522 रचनाएं हैं। इस वेदों से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आगे है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? तो ये करता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों का संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों की नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आगे है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इनमें बताना है कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो वह है आपका वेदांग। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी कुल संख्या जो है 6 हैं, जिनके नाम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषी हैं। आगे निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आंसर जो है इसका ए नंबर का जो आंसर दिया है ये गलत दिया है। इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका व्याख्या में, ठीक है। शिक्षा जो है वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाला विधि का वर्णन है। कल्प जो है अज्ञ संबंधी नियम। व्याकरण जो है प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना। और निरुक्ति जो है शब्दों का अर्थ। ज्योतिषी जो है काल का ज्ञान। और छंद जो है वैदिक मंत्रों का पाठ है।
ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है हो जाएगा आपका इसमें से ए नंबर इसका जो राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें ए नंबर गलत दिया है। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था। तो ये किया था आपका विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, ये विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना श्री ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आगे है संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है, ये होते हैं आपका कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने के रखवाली करता था और भागदूद कर संग्रहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। आगे है प्राचीन भारत में पलागल क्या था। प्राचीन भारत में पलागल क्या था, तो ये था आपका संदेशवाहक। संदेशवाहक को पलागल कहा जाता था। प्राचीन काल में पालागल संदेशवाहक को कहते थे। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे है यज्ञ की देख रेख कौन करता था उस समय, तो वो करता था आपका ब्रह्मा करता था। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। उद्गता जो था सामवेद की रचनाओं का गणना करने वाला था। अधर्व्य जो है अजुर्वेद का पाठन करने वाला था। होर्त जो था आपका वो ऋग्वेद का पाठ करने वाला था। अग्नि कुंड में आहुति देने वाला था। और ब्रह्मा जो था अग्नि की देखरेख करने वाला था। आगे निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचार्य जो था आपका, ये जन्म से 25 वर्ष तक आयु था। गृहस्थ जो था आपका, ये था आपका 25 से 50 वर्ष। वनप्रस्थ जो था ये 50 से 75 वर्ष। और संन्यास का जो आयु था ये 75 से 100 वर्ष था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया था। सत्यमेव जयते जो लिया गया था वो कहाँ से, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। आगे सामान्यता अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, तो ये 18 दिन तक। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य स्थानापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। आगे हैं किस पशु को ऋग्वेद में अग्रगण्य कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका गाय को। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रथम तीन वेदों को वेदत्री कहा जाता है। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में गाय की अग्रगण्य अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। इसे वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 10वां मंडल सबसे नवीन है। आगे हैं निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो किसमें है, तो यह आपका अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जादू संबंधी तंत्र मंत्र वशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद का भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद का भाषा जो था और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद की रचना अर्थात अथर्व तथा अग्रीष्य ऋषियों द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वाग्रीष्य वेद भी कहा जाता है। आगे हैं कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये चरक हैं आयुर्वेद के जनक। महर्षि चरक के आयुर्वेद के
जनक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रोगनाशक एवं रोग निरोधक आयुर्वेद दवाओं का उल्लेख है। चरक का संबंध कुषाण काल से था तथा ये बाल रोग चिकित्सा में सिद्ध हस्त थे। आगे हैं निम्न में वेदों की सही कालानुक्रम है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका ऋग, साम, अजूर और अथर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। ये प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं। वेदों की संख्या 4 हैं जो क्रम से ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियों व देवलोक में इनकी स्थिति का वर्णन है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन, अजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड एवं पूजा विधियों का तथा अथर्ववेद में जादू टोना तथा वशीकरण की आदि के बारे में विधान है। आगे उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या खाली जगह संख्या है। तो कितने हैं? तो ये है आपका 108 है। उपनिषद हिंदू धर्म के श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वेदों की अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद इस कैन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय आदि हैं। इनमें मुख्यतः आत्मा व ब्रह्मा का वर्णन है। आगे हैं तोलकपियम ग्रंथ संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये है आपका व्याकरण से। ये आपका व्याकरण से संबंधित हैं। तोलकपियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है जो अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियर द्वारा लिखा गया था। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली का भी इस ग्रंथ में वर्णन है। आगे हैं सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो ये आपका मनुस्मृति सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है जिसका रचनाकार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है। 2684 श्लोकों का यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त है, बांटा गया है। आगे है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? किसने किया था? तो ये मनु ने किया था। मनु ने वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। 4 वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष युक्त में मिलता है। आगे हैं पुराणों की संख्याएं। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो ये आपका 18 है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी असंख्यान ग्रंथ हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या जो है ये टोटल जो है 18 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? इनमें से बताना किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ये आपका रावी नदी का। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें गंगा उल्लेख सिर्फ 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है तथा सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती थी। आगे है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो कौन सा? तो ये उपनिषदों की रचना हुआ था सबसे पहले। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों के कालानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई जिनकी कुल संख्या जो है 108 है। अन्य दिए गए घटनाक्रम तथा उनके कालक्रम अनुसार जो है वो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की पारंपरिक निवारण तिथि जो था ये 483 BC
और अशोक का शासन जो काल था वो 273 बीसी से लेकर 236 बीसी तक था। अब है महाजनपद काल। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो कौन सा था? तो ये था आपका राजगीर था। प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी जो था राजगीर यानी राजगृह जिसको कहा जाता था थी। बाद में मगध का एक प्रमुख शहर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना यानी बिहार की राजधानी को कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्यक वंश के प्रथम शासक तथा बुद्ध के समकालीन थे। नोट में है मगध के सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आगे हैं कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये था आपका वत्स की। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद और उनकी राजधानी कुछ इस प्रकार हैं। वत्स जो है ये कौशाम्बी की राजधानी थी। काशी वाराणसी राजधानी थी। कौशल जो था श्रीवस्ती। कुरु जो था इंद्रप्रस्थ। चेदी सुक्तिमती। मगध राजगिरी। मल्लल का कुशीनगर। सूरसेन का मथुरा और अंग का जो था वो आपका चंपा राजधानी थी। आगे हैं कौन सी जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा था? तो ये था आपका मगध था। मगध जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से राज्य घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ मगध का सबसे पहला ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध में मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए। आगे निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो कौन सा? तो ये आपका पाटलिपुत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से प्रमुख हुआ सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र शहर। 3 प्रमुख नदियां गंगा, सोन तथा गंडक के संगम पर बसी हैं। हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया था। 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के कार्यकाल व मोंगलीपुत्स के अध्यक्ष में यहीं पर हुई थी। आगे है वानिति की राजधानी थी। वानिति की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये था आपका उज्जैन था। वानित प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी यानी जिसको उज्जैन कहा जाता है तथा दक्षिण भारत की राजधानी माहिष्मती। उस समय यहाँ चंद्र प्रोद्योत नामक राजा शासन करता था। अवंतिका के अन्य प्राचीन नाम हैं उज्जैन, उज्जैनी, कनकसरनग आदि था। आगे है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? किस जनपद का था? तो ये था अंग का। चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। आगे है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो शुरुआती में जो इसका राजधानी था ये था आपका गिरिवर्ज था। मगध के प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरी थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद नगरों से समाहित किए हुए थे। निम्न में कौन सा मिलान सही है? इनमें बताना है कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा आपका अंग जो है आपका वाराणसी, काशी जो है आपका ये अंग जो है आपका चंपा से हो जाएगा। काशी जो है आपका, फिर से कर देते हैं इसको, अंग जो है आपका चंपा से हो जाएगा। काशी जो है आपका ये वाराणसी। कौशल जो है आपका ये श्रीवस्ती और वत्स्य जो है आपका कौशाम्बी से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है।
बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है तथा भागवती सूत्र यानी कि जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों का नाम व उनकी राजधानी जो था वो कुछ इस प्रकार है। अंग का राजधानी जो था वो चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी जिसको कहा जाता है, मल्लल का कुशावती या कुशीनारा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रीवस्तवी, पंचाल का जो था वो अहिंछत्र व कापिल्य, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विधेय, मिथिला वैशाली, मत्स्य का विराटनगर, वत्स्य का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, चेंदी का सुक्तिमती, अस्मक का पोतन या पोटाली, अवंतिक का उज्जैन व महिष्मती, और गंधार का तक्षशिला या पुष्कालवती, और कंबोज का जो था आपका हाटक राजपुर था। आगे मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, तो प्राचीनतम राजधानी जो था आपका राजगिरी था। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बृहदत्तर ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया तथा इसकी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरी को बनाया। कालांतर में मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश ने शासन किया। मगध जनपद के प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बना था। अब है जैन धर्म, इनमें से देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बहत्तर नंबर है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। 23वें तीर्थकार कौन थे, तो ये था आपका पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। आगे हैं वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में थे। वर्तमान एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 599 ईसा पूर्व तथा मृत्यु जो हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया हुआ है और इसमें कुछ अलग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थकार थे, इनमें से कौन सा थे, तो ये था आपका संभवनाथ था। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थकार थे तथा इनके प्रतीक चिन्ह जो था वो घोड़ा था। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकार थे। सुमितनाथ 5वें जैन तीर्थकार थे। तीर्थकार और प्रतीक जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। ऋषभनाथ का जो प्रतीक था वो था आपका सांड, अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प फन और महावीर का था आपका शेर। आगे हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के रूप में की। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार सिंहसेन को अपना सौंपकर कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। वहीं पर उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। आगे हैं 76 नंबर में जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये था आपका ऋषभ थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव यानी आदिनाथ को माना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। आगे हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक था इसका ऋषभ देव था, ऋषभ देव। आगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये जो हुआ था आपका कुंडलग्राम में हुआ था।
कुंडग्राम में। आगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और 527 ईसा पूर्व मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। आगे दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ था। किसके द्वारा? तो ये भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। वस्तुत मौर्य काल में उत्तर भारत में पड़े भीषण अकाल के समय वे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, जहां उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली के निकट लगभग 540 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों से उनकी जन्म तिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व है में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अब है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से किया था? तो ये सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ के प्रथम उपदेश दिया गया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों के धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये जो था भाषा, ये था आपका पाली था। गौतम बुद्ध के संवादों की पाली भाषा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथ में चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। श्रीवस्तवी में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे तथा उस समय कौशल के राजा प्रेसेनजित थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुई। इस बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। आगे महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में। आगे गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये जो प्रारंभ किया था सारनाथ में। जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधगया में और प्रथम उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है वो सारनाथ में, और मृत्यु जो हुआ था इसका कुशीनगर में हुआ था। आगे हैं महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन किस धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया था आपका सारनाथ में ये दिया गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए फल्गु नदी के तट पर बोधगया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों यानी कौंडिन्य, वप, भद्य, असज्जित और महानाम को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। आगे हैं 4 बौद्ध संगीतियों के आयोजन नीचे दिए गए हैं स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका पहला जो हो जाएगा आपका राजगिरी, इसके बाद वैशाली, इसके बाद हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसके बाद हो जाएगा आपका कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो कौन सा है? तो यहाँ आपका गौतम बुद्ध है। मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक
क्रमार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये हैं। आगे हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका बोध गया में। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। आगे हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा गौतम बौद्ध मंदिर बोरोबुंदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यहाँ 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। उसका निर्माण 19वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर के यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगे हैं बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप प्रतीक हैं, तो ये है आपका मृत्यु का। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कुछ इस प्रकार हैं। जन्म में जो है कमल या सांड का प्रतीक है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान की पीपल और निर्वाहन का पद चिन्ह, और मृत्यु का जो है आपका स्तूप है। आगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपका गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म से तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित हैं। आगे हैं त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ये हैं आपका बुद्धों का है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक ग्रंथों से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। आगे वज्रयान संप्रदाय हैं, ये किसका, तो ये आपका बुद्धों का है। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विद्वान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, सांप आदि के सेवन पर बल दिया गया। मांस आदि पर सेवन पर बल दिया। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। आगे हैं द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो ये जो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। बौद्ध परिषद और संरक्षक स्थान और अध्यक्ष कुछ इस प्रकार हैं। पहली जो बौद्ध परिषद जो हुआ था आपका इस अजातशत्रु के संरक्षण में स्थान राजगिरी और अध्यक्ष था महाकाश्यप था। दूसरी बौद्ध परिषद जो हुआ था संरक्षक कालाशोक के संरक्षक में, ये वैशाली स्थान में, और इसका अध्यक्ष था सबकामी था। तीसरा बौद्ध परिषद जो हुआ था आपका अशोक संरक्षक था इनका, और स्थान पाटलिपुत्र, और इसका अध्यक्ष था मेघनीलिपुतिसिस था। चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ था इसका संरक्षक कनिष्क था, स्थान मंडलवन था, और अध्यक्ष था अध्यक्ष वसुमित्र था। आगे है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नता के मुख्यतः मानते हैं और त्रिमुक्ति का विषेध करते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हिनायन, थेरावाद, महायान और वज्रयान हैं। आगे हैं सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था, तो ये किया था आपका बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनका धर्म जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। आगे निम्नलिखित में से एक बौद्ध धर्म किसके हिमायत करता है, तो ये किसको करता है, तो ये माध्यम मार्ग का। बौद्ध धर्म माध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए
माध्यम मार्ग के अपनाए जाने को कहा गया है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच मार्ग है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सीढ़ी के रूप में बताया, जो निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। आगे सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व द्वारा वाराणसी के सारनाथ में वनवास गया। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर बैठा हुआ है। इनके बीच 4 पशु बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। स्तंभ के 2 पशुओं के बीच स्थित अशोक चक्र के तिरंगे के मध्य में रखा है। आगे है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो कौन थे? तो ये था आपका अशोक, कनिष्क और था ये हर्षवर्धन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य साम्राज्य अशोक जो था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजा। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उष्णभूति वंश का शासक था। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आया था। आगे है, भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये आपका नेपाल में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम जो था सुधोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे हैं, जातक पवित्र ग्रंथ हैं। जातक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह आपका बौद्धों का। ये जातक पवित्र ग्रंथ किसके हैं? तो ये बौद्धों का है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक ग्रंथों के संज्ञा दी गई है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का माना जाता है। आगे बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये हैं आपका आचरण के शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से जुड़े हैं। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। आगे निम्न में से किस महाकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की? तो किसमें? तो ये कर्म का सिद्धांत में। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, किंतु यह कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आगे बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो ये लिच्छवी के। अम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य के नित्यांगना थी तथा इसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी अम्रवाटिका प्रदान कर दिया था। वैशाली की नगर वधु अम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्य बनी। अब है फारसी या अयोधी धर्म। 105 नंबर है, तोरहा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोरहा जो है इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का है? यह है आपका अयोधी धर्म का है।
अयोधी धर्म का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तोरहा अयोधी धर्म का मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ जो है आपका वो गीता है। आगे है हर्यक या शिशुनाग या नंद या फिर मौर्य। इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 106 नंबर है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। काला शोक जो था वो किस राजवंश से संबंधित था, तो ये था आपका शिशुनाग से था। काला शोक मगध क्षेत्र के शिशुनाग वंश से संबंधित था। काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और हर्यक वंश के संस्थापक जो था वो बिंबुसार था और सातवाहन वंश का तो वो शासक था वो सिक्कुम था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हैं चीनी जनरल पान चाहो ने किस कुषाण शासक को हराया था। तो किस कुषाण शासक को हराया था, तो ये कनिष्क को हराया था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसे चीनी जनरल पान चाहो ने पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिंबुसार किस राजवंश का शासक था। बिंबुसार जो था किस राजवंश का शासक था, वो था आपका हर्यक राजवंश का। बिंबुसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। हर्यक राजवंश का शासक था। हर्यक राजवंश का संस्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबुसार के द्वारा की गई थी। बिंबुसार महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था, तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था। महाजनपद काल में कौशल और मगध महाजनपदों के बीच संघर्ष हर्यक वंश शासक अजातशत्रु के समय प्रारंभ हुआ। मगध का शासक अजातशत्रु साम्राज्यवादी व विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। अतः उसने मगध का विस्तार करने के लिए ही काशी वज्जी तथा कौशल पर आक्रमण किया तथा इन्हीं युद्धों में उसने रथ मूसल तथा महिषला कंटक नामक नए हथियार का प्रयोग किया। आगे हैं किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो किसका है, तो ये आपका संकीसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। आगे हैं सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, इनमें से बताना है कौन सा सबसे अंत में घटना हुई थी, तो ये हुआ था आपका अशोक का कलिंग पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्याभिषेक 323 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत में आगमन जो हुआ था 305 ईसा पूर्व और अशोक 273 ईसा पूर्व के आसपास मगध की राज सिंहासन पर बैठा। इसके 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अंततः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में होने वाली घटना है। आगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो था अंतिम शासक कौन था, ये था आपका बृहदत्त। मौर्य काल का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति सुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा उसी ने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। यह जैन धर्म की अनुयायी था। आगे हैं लोरिया आरार्ज क्या है। लोरिया आरार्ज क्या है, तो ये है आपका स्तंभ लेख है, एक प्रकार का ये स्तंभ लेख है।
बिहार के पूर्व चंपारण के लोरिया आरार्ज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित हैं, जिस पर अशोक के धर्मलेख का उल्लेख मिलता है। इस स्थान के संत आलार कालम का आश्रम माना जाता था, जो कि संख्या दर्शन के विशेषज्ञ थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो किस शिलालेख में है? तो ये है आपका मास्की और गुर्जरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और डी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के मास्की नेतुर उडेंगलम और गुजरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। भाम्बरू के लघु शिलालेख जो राजस्थान में स्थित हैं में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लिखित है, जबकि पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंतित का राज्यपाल था। अशोक के 13वें उस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। आगे, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका अशोक ने। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका झेलम नदी के तट पर। हाइडेस्पिज की लड़ाई सिकंदर जो महान और राजा पारोस के बीच 326 ईसा पूर्व लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। आगे है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो वह है आपका कंगनहली। कर्नाटक के कंगनहली से प्रांत स्तूप अवशेषों से अशोक की अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। आगे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो ये था आपका सत्रिधाता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पदाधिकारी एवं उनके कार्य जो था निम्नलिखित था। संहारता जो था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। सत्रिधता जो था राजकोषीय कोष के मुख्य अधिकारी। नायक जो था नगर प्रशासन का अध्यक्ष। और कार्मंतिक जो था उद्योग एवं कारखाने का प्रधान था। आगे हैं, अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली जगह के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके लिए प्रतीक थे? तो ये था आपका प्रशासन का। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख के 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गाया था? तो वो था आपका भद्रबाहु के साथ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जैन धर्म स्वीकार कर जैन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया था। उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत चले आए। तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर यहाँ आ गया था। यहाँ उसने 12 वर्षों तक तपस्या की और 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति
द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। आगे है कौटिल्य खाली जगह का प्रधानमंत्री था। किसका था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य के विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र राजनीति पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 226 बीसी के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आम्भी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था। वह अलेक्जेंडर मेसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता था। घनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर थल मार्ग से तक्षशिला आया। उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सहयोग देने का वचन दिया। आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसे अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। आगे चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री था। इसको विष्णुगुप्त व कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। आगे हैं सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपका अशोक से। ये है आपका अशोक से। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल का महान शासक था। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राजाभिषेक में 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। आगे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो कहाँ पर था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 227 ईसा पूर्व घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। उसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। आगे हैं अशोक महान पुत्र थे। तो किसका था ये? तो ये आपका बिंदुसार का था। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक महान शासक थे। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक भारत का शासन किया था। इसके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता सुभद्रांगी थी, जो आजीवक मातानुयायी थी। वह चंपा राजवंश के एक ब्राह्मणी की कन्या थी। अशोक की प्रिय उपाधि देवानंद प्रियदर्शी था। आगे हैं मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। इसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आगे है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये था आपका तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके 3 पुत्र हुए, सुसीम, अशोक और तिष्य। कालांतर में अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक हुआ।
आगे है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था आपका 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। इसके पिता का नाम जो था फिलिप द्वितीय था। सिकंदर अरस्तु के शिष्य था। इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं यूनानी स्रोत में अग्रमिज एवं जेंड्रमिज मगध के किस शासक को कहा जाता है, तो किस शासक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका धनानंद को। ये कहा जाता है धनानंद को। यूनानी स्रोत के मगध के शासक धनानंद अग्रमिज एवं जेंड्रमिज कहा जाता था। वह नंद वंश के अंतिम शासक था। नंद वंश का वास्तविक संस्थापक महापद्नंद था। उसे भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य कहा जाता है। महापद्नंद ने शिशु नागवंश के शासक कालाशोक का हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद का शासन 367 ईसा पूर्व और 338 ईसा पूर्व के बीच लगभग 28 वर्षों तक चला। आगे सम्राट अशोक के पिता थे, तो कौन था, तो ये था आपका बिंदुसार था। सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार का पुत्र था। अपना पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला व उज्जैन के राज्यपाल था। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपयुक्त से प्रभावित होकर ली है। उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने दीक्षा लिया था। आगे है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिसमें से मौर्यकालीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी गई है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। उसने 10 प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनेसिस तथा हेरिक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका तात्पर्य शिव और कृष्ण की पूजा है। आगे है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो इनमें से कौन था, तो ये था आपका खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। यह चेदी वंश का तीसरा नरेश था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है, जो भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। आगे है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस शासक का था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद का परास्त की थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी। मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आगे है सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम था। उस समय की राजधानी का नाम क्या था, तो ये था आपका पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक, जो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक इसका शासन था, कि राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बिंदुसार के बेटा था। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा उस पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक के जीवन पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने
भेरी घोष के स्थान पर धम्ब घोष नीति का अनुसरण किया। आगे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो किसका? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य इसी का प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तार था। जैन धर्म राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेकर श्रवणबेलागोला चला गया, जहाँ तपस्या करके सलेखना पद्धति द्वारा समाधि ले ली। आगे है कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका अशोक। ये है आपका अशोक। कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। आगे है सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। वे बौद्ध धर्म के मानते थे। इनकी राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था। आगे है बिंबिसार किस वंश का राजा था? किस वंश का था? तो ये था आपका हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार की मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिवर्ज को अपना राजधानी बनाई, जिसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ। आगे निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो यह कहा जाता है कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार। श्रीनगर शहर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह झेलम नदी के तट पर बसा है। इसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर को नींव डाली थी। आगे सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शती ईसा पूर्व में कराया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारक के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सरिपुत्र तथा महामोदक्लयान के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। आगे है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 323 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म की अनुयायी था। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलिकस निकटर को हराया था। आगे है हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। कहाँ पर था? तो ये था आपका राजगीर या गिरिब्रज। 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिसने गिरिब्रज यानी कि राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। आगे है शुंग या कण्व या सातवाहन। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? तो ये था आपका पतंजलि था। योग दर्शन के संस्थापक जो था आपका वो पतंजलि था। योग दर्शन के प्रेरणता महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने शरीर, इंद्रियां तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए किए गए आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया। वर्तमान में UNO द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है शुंग राज्य को संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात 184 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की।
एवं भूरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था।